अपनी सेहत के मुतालिक मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ अवेयरनेस सीरीज में आज हम बात करेंगे एजोस्पर्मिया के बारे में, जो कि मर्दाना बांझपन की एक अहम वजह है। और एजोस्पर्मिया पर तफसील से बात करने से पहले हम स्पर्म को समझने की कोशिश करते हैं, यानी कि मादे तौलीद को समझने की कोशिश करते हैं। ये बनता कैसे है, कहाँ पर बनता है और किस तरीके से यानी ये अपना अमल करता है। तो अगर यानी हम देखें जो टेस्टीज है, दोनों जो टेस्टीज है वो स्पर्म पैदा करने की एक फैक्ट्री है, यानी जो खुशी है वो स्पर्म जो है प्रोड्यूस करता है, और इस कंडीशन को स्पर्मेटोजेनेसिस जो है कहा जाता है। अब यहाँ से स्पर्म प्रोड्यूस हो के वो एपिडेडमिस जो है एक नाली नुमा साख्त है, वहां पर जो मेच्योर सेल्स होते हैं, जो मेच्योर स्पर्म सेल्स होते हैं, वो आके वहां पर यानी कि स्टोर होना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ से फिर एक नाली लगी हुई है जिसे हम वाज डिफरेंस कहते हैं। वो यहाँ से एपिडेडमिस से मेच्योर स्पर्म्स को लेके सेमिनल वेस्कल तक यानी वो चली जाती है। यहाँ से अब सेमिनल जो वेस्कल है, यहाँ पर मेच्योर जो स्पर्म होते हैं वो स्टोर होते हैं। यहाँ पर दीगर जो सीमन फ्लूइड है उसके साथ मिलकर यहाँ से स्पर्म जो है एजेकुलेटरी डक्ट की तरफ चला जाता है, और वहां से होते हुए यानी कि यूरेथ्रा के जरिए जिस्म से निकल जाता है। तो ये पूरा एक प्रोसेस है स्पर्म का कि वो बनता कैसे और कैसे वो यानी कि जिस्म से निकलता है। अब अगर इसकी वजूहात के बारे में बात करें तो मुख्तलिफ अकसाम के पीछे मुख्तलिफ वजूहात हैं, यानी कि एजोस्पर्मिया की 3 अकसाम है और इन तीनों अकसाम के पीछे मुख्तलिफ वजूहात हैं, यानी कि डिफरेंट काजेशन है। जिसमें अगर हम देखें हमारे पास प्री टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया है, फिर हमारे पास टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया है, फिर हमारे पास पोस्ट टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया है। अब इन तीनों अकसाम के पीछे मुख्तलिफ वजूहात है, वो डिस्कस करते हैं। अब अगर प्री टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया की वजूहात के बारे में बात करें तो इसमें यानी टेस्टीज, एपिडेडमिस, फिर हमारे पास वाज डिफरेंस की नाली है, एजेकुलेटरी डक्ट है, सेमिनल वेस्कल है, यूरेथ्रा तक ये जो पूरा रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, जो पूरा रास्ता है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इस पूरे रास्ते के अंदर कहीं भी कोई रुकावट नहीं होता, बल्कि यहाँ पर स्पर्म जो है उसके प्रोड्यूस ना होने के पीछे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, यानी कि मौरूसी बीमारियां हैं। फिर हमारे पास रेज हैं मुख्तलिफ किस्म की, जिसमें अगर हम देखें कीमोथेरेपी वगैरह की रेज है। इसके अलावा अगर हम देखें हमारे पास दिमागी कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसमें अगर हम देखें स्पेशली पिट्यूटरी ग्लैंड जब फंक्शन नहीं कर रहा होता, हाइपोथैलेमस जब फंक्शन नहीं कर रहा होता, यानी कहने का मतलब ये है कि ब्रेन डिसऑर्डर्स की वजह से ये जो प्री टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया है ये हमारे पास पैदा हो सकता है। अब अगर हम बात करें टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया के बारे में, तो इस के पीछे जो वजूहात है उसमें बजाते खुद जो टेस्टीज है वो इन्वॉल्व होती है, यानी खुशियों के अंदर खराबी होती है, इस वजह से स्पर्म जो है वो बनता ही नहीं है। जिसमें अगर हम देखें मुख्तलिफ हमारे पास फिर वजूहात आ जाती हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं मुख्तलिफ ऐसी, यानी जीन की म्यूटेशंस हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, मौरूसी बीमारियां हैं, जिनकी वजह से टेस्टीज जो है, खुशियाँ जो है वो अपना काम जो आम तरीके से करती है वो नहीं कर पा रही होती है, यानी जैसे वो स्पर्मेटोजेनेसिस के जरिए स्पर्म प्रोड्यूस करता है वो नहीं हो पा रहा होता। इसके अलावा स्पर्मेटोजेनिक रेस्ट एक कंडीशन है जिसमें यानी कि मेच्योर स्पर्म जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता। इसमें कुछ अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से, कीमोथेरेपी की वजह से, कुछ मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स की वजह से ये जो टेस्टीज है ये स्पर्म प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहा होता। इसके अलावा अगर हम देखें कुछ इन्फेक्शंस हो सकती हैं जिनमें मम्स है, मलेरिया है, हाई ग्रेड फीवर हो सकते हैं, यानी बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार, यानी इस तरह की चीज़ें वो मुख्तलिफ अवामिल, वो मुख्तलिफ चीज़ें जो कि डायरेक्टली खुशियों को नुकसान दे देता है। और खुशियाँ जो है ये स्पर्म प्रोड्यूस करने की फैक्ट्री है, तो जब टेस्टिस के अंदर, खुशियों के अंदर किसी भी किस्म की खराबी होगी तो वो स्पर्म जो है, मादे तौलीद जो है उसकी पैदावार नहीं कर सकेगा। अब अगर पोस्ट टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया के बारे में बात करें, जिसे ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया भी कहा जाता है, और यानी कि ये जो किस्म है 40% एजोस्पर्मिया के केसेस में यही किस्म मिलती है। अब इसके पीछे भी मुख्तलिफ वजूहात है, दीगर से मुख्तलिफ है।
इसमें हम देख सकते हैं कि यानी ये जो टेस्टिस से लेकर फिर एपिडेडमिस है, वास डिफरेंस है, सेमिनल वेस्कल है और एजेकुलेटरी डक्ट या यूरेथ्रा, पूरा जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है इसमें कहीं पर भी इस रास्ते के अंदर जब रुकावट पैदा होगी तो इस कंडीशन को हम ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया कहेंगे। और इसमें ये होता है कि स्पर्म जो है वो प्रोड्यूस भी हो रहा है, वो मैच्योर भी हो रहा है, लेकिन वो आगे नहीं जा रहा, उसे रास्ता नहीं मिल रहा। इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हो सकती है, कुछ जेनेटिक भी है जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस एक कंडीशन है। इसके अलावा अगर हम देखें कुछ इन्फेक्शंस हमारे पास हो सकती है, कुछ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो है इसके पीछे हो सकती है, मम्स जो है ये कंडीशन पैदा कर सकती है, रसोली सिस्ट वगैरह की वजह से हमारे पास ये इशू आ सकता है। ये जो ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया इसके पीछे बहुत सारी चीजें हो सकती है, हमारे पास इंजरी है, ट्रॉमा है, हीट है, यानी मुख्तलिफ किस्म की चीजें जो है वो इस ट्रैक के अंदर जब रुकावट पैदा कर देगी, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर देगी, स्पर्म जो है उसका रास्ता बंद हो जाएगा, वो आगे की तरफ नहीं जा सकेगा। तो इस कंडीशन को ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया कहा जाता है और इसके ठीक होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, स्पेशली होम्योपैथिक मेडिसिन में यानी बहुत आसानी से इसको ठीक कर दिया जाता है। अब अगर इसके इलाज के बारे में बात करें तो आमतौर पर एलोपैथिक साइड पर यानी कि एज़ोस्पर्मिया को इनक्योरेबल तस्वर किया जाता है, यानी ऐसी कोई दवा मौजूद नहीं है जो कि एज़ोस्पर्मिया को ठीक करे, या वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हार्मोन थेरेपी की जाती है, यानी कि अगर एज़ोस्पर्मिया में कुछ हार्मोन की कमी है तो हार्मोन का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा अगर ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया है तो सर्जिकली उसको ठीक करने की कोशिश की जाती है, लेकिन वहाँ पर कामयाबी की शरह बहुत ज़्यादा कम है। अब अगर हम मुतबादिल के तौर पर होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करें, यहाँ पर बहुत सारी मेडिसिन मौजूद है, जैसे कि हम मुख्तलिफ काजेशन को डिस्कस कर रहे हैं कि प्री टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया के पीछे कौन सी काजेशन है, उसको मद्देनजर रख कर अद्वियात का इस्तेमाल किया जाता है। फिर हमारे पास टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया है और पोस्ट टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया यानी कि ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया। अब अगर यहाँ पर यानी कि मौरूसी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उनकी वजह से तो इसमें बिल्कुल यानी इसके ठीक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन होम्योपैथिक में अप्रोच लिए जाते हैं और यहाँ पर इसके लिए दीगर मेडिसिन के साथ मियाज़मेटिक जो मेडिसिन है उनका सहारा लिया जाता है, जिनमें एक्सरे है, सोल है, ल्यूना है, मुख्तलिफ सिप्लिनियम है, इस तरह की कासी है, मेडोरिनियम है, इस तरह की मियाज़मेटिक मेडिसिन का सहारा लिया जाता है। इसके अलावा अगर हम टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया में देखें उसमें अगर तो दो चीज़ें होती हैं, या अगर टेस्टिस मौजूद नहीं है तो उसका तो कोई यानी कि ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। इसके अलावा अगर टेस्टिस मौजूद है लेकिन उसके पीछे यानी कोई ऐसी कुछ इश्यूज है, इन्फेक्शंस है या कुछ और ऐसी वजूहात है जिनकी वजह से स्पर्म जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो वहाँ पर भी हमारे पास यानी सिप्लिनियम, एक्सरे, ऑरोमेट और ऐसी बहुत सारी मेडिसिन जो है सिम्टम वाइज यूज़ की जा सकती है। कोबाल्टम है, पल्साटिला है, बहुत सारी मेडिसिन है। अब स्पेशली ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया जो कि 40% केसेस के अंदर मौजूद होता है, ये बहुत आसानी से और यानी बहुत इसकी कामयाबी की जो शरह है वो बहुत ज़्यादा है, इसे बहुत अच्छे तरीके से डील किया जा सकता है। अब इसके पीछे भी जो मुख्तलिफ किस्म की वजूहात होती है उनको डील किया जाता है, जिसमें मियाज़मेटिक मेडिसिन का भी सहारा लिया जाता है, जैसे कि मेडोरिनियम है, सिप्लिनियम है, एक्सरे है। ऑब्स्ट्रक्शन को दूर करने के लिए वैसे तो बहुत सारी मेडिसिन है, कुछ टॉप रैंक की मेडिसिन है जिसमें पल्साटिला का ग्रेड बहुत ज़्यादा ऊपर है, पल्साटिला का इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ज़्यादा केसेस जो है ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया के वो पल्साटिला से ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास फिर लेक्सिस एक ऐसी मेडिसिन है जो कि यहाँ पर जो ऑब्स्ट्रक्शन हुई होती है उसको दूर करने की सलाहियत रखती है। इसके अलावा और बहुत सारी मेडिसिन है जिसमें क्लिमेटिस है, आर्निका है, हिमेमिलस है, यानी कि ऐसी ग्रुप ऑफ मेडिसिन मौजूद है जो कि काजेशन और केस हिस्ट्री को मद्देनजर रखते हुए इस्तेमाल की जा सकती है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि होम्योपैथिक मेडिसिन में एज़ोस्पर्मिया की कामयाबी की शरह जो है बहुत ज़्यादा है। बहुत शुक्रिया।